हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हुआ भाई, सभी को सांप सूंघ गया क्या? एग्जाम का टाइम टेबल आ गया तो क्या हुआ? सभी को सांप सूंघ गया क्या? टाइम टेबल आ गया तो हम्म। जल्दी बताओ, अब तो टाइम टेबल भी आ गया है। क्या प्रॉब्लम हो रही है अब? एक बार मैं मैसेज फॉरवर्ड कर दूं, ग्रुप्स में भी मैसेज करने पड़ते हैं कि बेटा क्लास ज्वाइन कर लो। कितना दुख का विषय है कि आप लोगों के एग्जाम सर पे और आप लोग मैसेजेस भी करवाते हो। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। अच्छा नहीं लग रहा क्या? एग्जाम का टाइम टेबल आ गया। ओके, चलिए कोई बात नहीं। सो बेटा देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि AKTU का टाइम टेबल आ चुका है और RGPV का तो टाइम टेबल आ ही चुका था। जल्दी ही महाराष्ट्र भी अपना टाइम टेबल दे देगा। जो AKTU का टाइम टेबल आया है, AKTU यूनिवर्सिटी का जो टाइम टेबल आया है वो आपके 4 दिन पेपर होने हैं भाई, बस 4 दिन पेपर होने हैं। 1 2 3 और 4, ठीक है। और वो 4 दिन भी पेपर बिल्कुल सेम एज इट इज, जैसे RGPV का एक दिन छोड़ के एक दिन पेपर, ऐसे आपके RGPV को 20 के खत्म है, आपके 21 से शुरू है। 21 को है, 21 मार्च को पहला पेपर, फिर 23 मार्च को, फिर 25 मार्च को और फिर 27 मार्च को पेपर समाप्त। कितनी अच्छी बात है, एक एक दिन का गैप, ठीक है भाई। 21 तारीख को आपका पेपर है बेटा HAP का, HAP बोले तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। 23 तारीख को आपका एनालिसिस, क्या है? एनालिसिस बोले तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। 25 को है आपका इनऑर्गेनिक। देखा, हम दोनों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ाते तो यूनिवर्सिटी ने भी दोनों सब्जेक्ट को एक साथ दे दिया। और फिर आपको 27 तारीख को बेटा फार्मास्यूटिक्स। किसका एग्जाम है आपको? फार्मास्यूटिक्स। तो ये आप लोगों का सिंपल सा टाइम टेबल है। इसी के नीचे हम लोग RGPV का भी लिख देते हैं। RGPV यूनिवर्सिटी का भी 4 ही चरणों में पेपर था, 1 2 3 और जी 4। इनका क्या है? पहला पेपर 14 को है, दूसरा 16 को, तीसरा 18 को और चौथा 20 को, ठीक है। मच्छर उड़ जा, क्यों मरेगा तू मेरे हाथों से, ठीक है। 14 को HAP है, फिर 16 को एनालिसिस है, 18 को फार्मास्यूटिक्स है और 20 को इनऑर्गेनिक है। इनका बस ये है, ठीक है। और महाराष्ट्र का भी जल्दी ही टाइम टेबल आ जाएगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस और नो? क्लियर है या नहीं है? जल्दी बोलने का। बिल्कुल आ गई है बेटा डेट शीट, अभी आई है, अभी आई है डेट शीट, अभी आई है डेट शीट, बिल्कुल अभी अभी आई है डेट शीट। और देखो मैम ने ग्रुप में भी सेंड करा दी, अभी हमने बोला था और मैम ने ग्रुप में भी सेंड करा दी है आपकी डेट शीट, ठीक है बेटा। समझ आया? ठीक है, तो अब अपनी कमर कस लो और एग्जाम आ गए हैं, ठीक है जी। बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बोलो। चलिए, तो हम लोग अपनी 3rd यूनिट डिस्कस कर रहे थे और 3rd यूनिट के अंदर हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही थी। अब मेरा आप लोगों से एक चीज पूछना है, अब मुझे आप लोगों से एक चीज पूछनी है कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट वाली ही सीरीज चलानी है अब आगे भी, या फिर मॉडल पेपर्स भी कराने? जल्दी बताओ।
क्योंकि कि अब मात्र ये समझो भाई 1 मंथ बाकी है, बस 1 मंथ, 1 महीना बचा है बस, ठीक है। और 1 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। AKTU का आ गया, AKTU का आ गया, जूबी है, जूबी मिर्जा, जूबी आ गया बेटा। गुड इवनिंग, जल्दी बताओ, 1 महीना बाकी है। अब आज हम लोग चर्चा करते हैं कि 1 महीने की स्ट्रेटेजी किस प्रकार से हम लोगों की रहनी चाहिए। 1 महीने की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए? टारगेट हमारे सामने लॉक है, ठीक है, टारगेट हम लोगों के सामने है, बस अब उसको ध्वस्त करना है, उससे हारना नहीं है, ठीक है। मॉडल पेपर यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। अब टारगेट लॉक है, 1 महीने का टाइम है, टारगेट के अकॉर्डिंग चलना है, जैसे मैं बताऊंगा वैसे चलोगे तो बताओ, अदरवाइज इस चीज पे व्यर्थ करना टाइम कोई अच्छी बात नहीं है। जल्दी बताओ, जल्दी बोल दो, क्योंकि देखो 21 तारीख से महामैराथन चल रही है, जो कभी नहीं हुआ, ठीक है, जो कभी हुआ नहीं और ना कभी होगा। हम नहीं किया तो किया, अदरवाइज अब और तो फिर तो कॉपी पेस्ट होगा। 21 तारीख से महामैराथन चलने वाली है, जिसको सब लोग ज्वाइन करना। पहली बात तो ये, क्योंकि वो महामैराथन ऐप पे भी अपलोड हो गया, नहीं होगी अभी कुछ नहीं बोल सकते, तो लाइव में ही ज्वाइन होना, ठीक है, क्योंकि लाइव में ही जो कि आपको लोग अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। अब देखो टारगेट किस तरीके से रखना है, क्योंकि हमारे पास में टारगेट है 4, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ये 4 ही टारगेट है, इसके अलावा अब ना कोई बाबू, ना कोई सोना, ना कोई जादू, ना कोई टोना, और चीज दिमाग में आनी नहीं चाहिए, बस ये 4 चीज अब दिमाग में घूमनी चाहिए, ठीक है। अब भाई उठा लो सबसे पहला सब्जेक्ट HAP, सबसे पहले नंबर पे उठा लो HAP को, सबसे पहले नंबर पे पेपर इसी का ही होना है, क्योंकि पहला पेपर, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर जो पहला पेपर अच्छा हुआ तो सारे पेपर पॉजिटिव वे में दोगे, ये बात सत्य है, ठीक है। और अगर जो अच्छा भी नहीं हुआ तो मोटिवेशन करने के लिए हम इधर बैठे ही हैं। तो HAP की तैयारी कैसे करोगे? सबसे पहला पॉइंट HAP का बोलता है डायग्राम। डायग्राम पे ऐसी पकड़ बना लो कि सब कुछ भूल जाओ, पर डायग्राम मत भूलना, क्योंकि अगर जो डायग्राम याद रहा तो मतलब तुम पूरा कॉन्सेप्ट लिख के आ जाओगे। सबसे पहली चीज डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए, प्रैक्टिस करो डेली, क्योंकि इतने ज्यादा डायग्राम नहीं है। सेल का डायग्राम है, टिश्यू के डायग्राम है, टिश्यू के डायग्राम है बहुत सारे हैं, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, अलग अलग प्रकार के टिश्यू के अलग अलग डायग्राम है। उसके बाद में अगली यूनिट में आ जाओ, सेकंड यूनिट में, जिसके अंदर आपको स्केलेटन सिस्टम, स्किन और जॉइंट्स, इनके डायग्राम बनाने आने चाहिए। उससे अगली यूनिट में आ जाओ, यूनिट नंबर 3, ब्लड के अंदर भी डायग्राम बनते हैं, ये बात ध्यान रखना, और वो मैम ने बताया भी होगा कि किस प्रकार से डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। और अगर जो डायग्राम के लिए, ब्लड के लिए डायग्राम देखो, ब्लड और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, अगर जो इन 2 यूनिट के डायग्राम्स देखने हैं तो रोशन एंड विल्सन की बुक उठाओ, उससे बेस्ट और इजी डायग्राम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के फ्लो चार्ट्स और डायग्राम। और आपकी ब्लड के लिए, इन दोनों यूनिट के लिए मैं प्रेफरेंस करूंगा आपको रोशन एंड विल्सन उठाओ, उससे अच्छे डायग्राम किसी भी बुक में नहीं है। अदर भी डायग्राम उसी में अच्छे हैं, बिल्कुल कलरफुल डायग्राम्स हैं, और एक हैवी पेपर पे डायग्राम है उसके, बट वो ज्यादा डिफिकल्ट है और डीप लेवल के, क्योंकि उस बुक को MBBS वाले बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है जी, उसमें इतना डीपली दिया रहता है। डायग्राम्स के लिए मैंने क्या बोला, डायग्राम क्लियर होने चाहिए। 4th यूनिट में से आपको लिम्फेथेटिक सिस्टम का देख लेना और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डायग्राम, अगर जो देखना देख लेना, वरना मत देखना, क्योंकि वहां से इतना ज्यादा टॉपिक नहीं आता, वो हम लोग चॉइस में छोड़ सकते हैं। उसके बाद में टंग, ईयर और आई, इन 3 के डायग्राम अच्छे से बनाने आने चाहिए। टंग, ईयर और आई, तीनों के डायग्राम। ईयर का डायग्राम तो पूरे एक पेज पे बनेगा, और वो भी इस प्रकार से, ऐसे आएगा आपका पेपर, बट आपको लैंडस्केप में बनाना है, पोर्ट्रेट में नहीं, ठीक है। ईयर का डायग्राम देखोगे, टंग का तो इत्तू सा होता है, टेस्ट बर्ड, वो सारी चीजें दिखानी है,
ठीक है, वो टंग का तो छोटू सा डायग्राम है, आई का भी बड़ा डायग्राम होता है, तो इन तीनों के डायग्राम बनाना सीखो। और सबसे लास्ट हार्ट का डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में रखा मिलेगा जी। ठीक है, पहला पॉइंट एचएपी में डायग्राम। दूसरा पॉइंट एचएपी के अंदर क्या लिखोगे? एचएपी के अंदर जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट हो सके पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करना। पॉइंट वाइज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एचएपी के अंदर है डायग्राम, और डायग्राम्स के अंदर है पार्ट्स, और पार्ट्स के अंदर है सब पार्ट्स। अब अगर जो मैं बोलता हूं सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखोगे तो अगले पॉइंट से फिर साइटोप्लाज्म के बारे में लिखोगे। ऐसा नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया है उसी की अगली जहां पे स्टॉप लगा उसी के अगली जगह से हमने साइटोप्लाज्म लिखना स्टार्ट कर दिया, नहीं। पॉइंट वाइज लिखोगे, एचएपी में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, और एचएपी में मैं बोलूं एज कंपेयर टू ऑल सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा कॉपी फिल इसी सब्जेक्ट के अंदर होगी, सबसे ज्यादा, क्योंकि यहां पे डायग्राम्स हैं और आप थ्योरी लिखोगे। ठीक है, और जो चीज क्लासिफिकेशन के अंदर लिख सकते हो उसे कोशिश करना क्लासिफिकेशन के अंदर ही लिखो, क्योंकि हर एक चीज में क्लासिफिकेशन है। जैसे सेल के अंदर आप प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में दो लाइन के अगर जो मैम ने बताया होगा लिख देना, अदरवाइज रहने देना। टिश्यू का क्लासिफिकेशन है, फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करना। आपका स्केलेटन सिस्टम फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करना है, एक्सियल और अपना पेलेंडिकुलर। हमारे स्किन के बारे में आप लोग डिओडेनम, जाइजोनम, सॉरी मैं किसकी बात कर रहा हूं, हमारी डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, इन लेयर के बारे में क्लासिफाई कर सकते हो फ्लो चार्ट के थ्रू। जॉइंट्स के बारे में साइनोवियल, अरे मैं बात किसकी कर रहा हूं, हमारा हिंज जॉइंट, ये सारे जॉइंट्स के बारे में आप लोग क्लासिफिकेशन के थ्रू लिख सकते हो। ब्लड के अंदर क्लासिफिकेशन लिख सकते हो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सेल्स, हमारा एक तरफ सेल रहता है दूसरी तरफ प्लाज्मा रहता है, सेल्स हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इस प्रकार से क्लासिफिकेशन के थ्रू लिखना। ठीक है, क्लासिफिकेशन। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये पॉइंट्स एचएपी के अंदर फॉलो कर लेना, पार लग जाएगी नैया, पार लग जाएगी नैया, बोलोगे हाय हाय मेरे सैया बढ़िया हो गया पेपर भैया। बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताओ। इस तरीके से मेरे बच्चे लिख लेंगे या नहीं लिख लेंगे? इस तरीके से मेरे बच्चे लिख लेंगे या नहीं लिख लेंगे? जल्दी बोलो, किसी को कोई समस्या? और बेटा एक और चीज, अब से लेकर के एग्जाम टाइम तक आपके इन सर का नंबर ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल रहेगा। नंबर जिसके पास नहीं है वो लिख लो, हमेशा अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि ये एग्जाम हम हल्के में नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम आपको अपने पास बुलाना चाहते। अगला टारगेट एनालिसिस। वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट इन द फर्स्ट सेमेस्टर वाज एनालिसिस, जो कि 100 में से 90 बच्चे यही बोलते हैं सबसे ज्यादा दिक्कत इस सब्जेक्ट में होती है, सबसे ज्यादा दिक्कत इस सब्जेक्ट में होती है। और इस सब्जेक्ट का आज आपको रामबाण इलाज देने जा रहा हूं कि कैसे लिखना है, चीजों को कैसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, देखो बेटा मैं बोलता हूं आपसे ज्यादा चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, जो चीजें बताऊंगा उसी वे में पढ़ना। सबसे पहली चीज, आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की, खाली थियोरेटिकल पोर्शन फर्स्ट यूनिट के अंदर ही नहीं, हर एक यूनिट के अंदर है, पूरी थ्योरी भरी हुई है एनालिसिस में। अब उस थ्योरी को सब बच्चों के कंपैरिजन में अपनी थ्योरी को अट्रैक्टिव कैसा बनाएं। सबसे पहली चीज हमारी एनालिसिस के अंदर सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा ये है या नहीं है? सबसे ज्यादा टाइट्रेशन है या नहीं है? और टाइट्रेशन में एक कॉमन सा डायग्राम जो स्टार्टिंग की चारों यूनिट में बना है वो ये है या नहीं है? जो स्टार्टिंग की चारों यूनिट में बना है या नहीं है बेटा?
बता दो मुझे बस, ये है या नहीं है। ऊपर एनालाइट भरा, नीचे एनालाइट भरा, ऊपर टाइट्रेंट भरा, इंडिकेटर डाला, टाइट्रेशन किया। इसके अलावा पूरी एनालिसिस में और कुछ नहीं हुआ है। इसके अलावा पूरी एनालिसिस में कुछ नहीं हुआ है, तो क्यों घबराने का एनालिसिस से। टाइट्रेशन, पहली यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आराम से, 2 क्या 3 भी देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो एरर को तो पढ़ के जाना, और एरर के अंदर कैसे लिखोगे। सबसे पहले तो एरर को पढ़ के जाना है, ठीक है, और उसके बाद में एरर को लिखना कैसे है। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन लिखनी है। जो फॉर्मूला है बेटा, जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला भी लिखना है, फॉर्मूला भी लिखना है। एरर के अंदर फॉर्मूला क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो वो फॉर्मूला भी लिखना है। जिस भी चीज के अंदर, जैसे मैं बोलूं, हम लोगों ने एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर जब हम लोगों ने स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड पढ़ा था, वहां पे हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि हमारे पास में टेबल थी जिसे हम ऑब्जर्वेशन टेबल बोल रहे थे। उसके बाद में हमने नेक्स्ट स्टेप में मीन निकाला था। उसके बाद में हमने नेक्स्ट स्टेप में N1V1 इक्वल्स टू N2V2 वाला फॉर्मूला लगाया था। हम लोगों ने ये डायग्राम बनाया था। तो ये सारी चीजें लिखनी है। ये सारी चीजें लिखनी है, क्योंकि थ्योरी एनालिसिस में हर बच्चा लिख के आ जाएगा, हर कोई लिख के आएगा, बट उन थ्योरी से अलावा अलग हटके हमारी कॉपी कैसे बने, तो वो ये फॉर्मूलाज, ये डायग्राम, ये चार्ट, ये ही हमारी कॉपी को अलग बनाएंगे। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। जो रिएक्शन है, जो मैंने आपको हर एक टाइट्रेशन के अंदर रिएक्शन बताई है, वो रिएक्शन लिखनी है। बात समझ में आ रही है बेटा या नहीं आ रही है, यस और नो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। फॉर्मूला लिखना है, रिएक्शंस लिखनी है। बात समझ में आई या नहीं आई। आज मेरे पास पता है, जब से मैं लाइव क्लास ले रहा हूं यूट्यूब पे, तब से मेरे पास कम से कम 50 बच्चों के कॉल आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद एनालिसिस में आप लोगों को किस चीज पर ध्यान देना है। एनालिसिस में आपको देना है कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान। कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान कैसे, जैसे आपसे पूछा गया कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, कुछ भी घुमा फिरा के एनालिसिस में से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जैसे उसने पूछ लिया, जैसे वो पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय चिलेटिंग एजेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट चिलेटिंग एजेंट। और क्वेश्चन आ गया मान लो 7 नंबर में। क्वेश्चन कितने नंबर में आया जी, 7 नंबर। अब आप चिलेटिंग एजेंट को ध्यान में आया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो क्या दिमाग में आया चिलेटिंग एजेंट को लेकर के, क्या आया दिमाग में, दिमाग में क्या आया चिलेटिंग एजेंट को लेकर के, जल्दी बताओ। अरे मेरी चांद रुक जा, अभी बाद में बात करूंगा तेरे से, इतना कॉल मत कर। अभी हम अपना फोन हवाई जहाज पे लगा देते हैं। EDTA आया दिमाग में, बट बेटा EDTA के ऊपर आप 3.5 पेज लिख सकते हो, कभी नहीं लिख पाओगे। तो दिमाग में क्या आना चाहिए, एकदम चिलेटिंग एजेंट दिमाग में आया तो मतलब कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। सर आप हमारे लिए भगवान, अरे भगवान मत बना पगले, बस तू ये समझ ले कि बस मेहनत कर, बस कि मेहनत का फल मिलेगा। क्योंकि भगवान जिंदगी में, देखो भगवान है दुनिया में, मैं मानता हूं, बट घर वाले हैं यार, माँ बाप है, और कोई नहीं होता भगवान। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन आया, चिलेटिंग एजेंट, तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में लिखने का बस। क्योंकि चिलेटिंग एजेंट कर क्या रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। चिलेटिंग एजेंट क्या है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है।
जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्म कर रहे हैं किस किस के बीच में, मेटल और हमारे लिगेंड के बीच में। बात समझ में आ रही है? वही तो है हमारा, समझ में आया? तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे लिखना है। तो क्या जरूरत है बेटा, कॉन्सेप्ट को रीड करने की, कॉन्सेप्ट को रीड करने की। जैसे मैं बोलता हूं कि आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया कि राइट डाउन अ डिफरेंस बिटवीन आइडीमेट्री एंड आइडोमेट्री टाइट्रेशन। मैं बोलता हूं आपने आइडीमेट्री लिखा, आइडोमेट्री लिखा, दोनों दो दो पेज के लिख सकते हो, मैक्स टू मैक्स। आइडीमेट्री और आइडोमेट्री आता किसके अंदर है, रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में भी लिख दो, कोई नंबर काटेगा क्या? बट अब उस क्वेश्चन में तुम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में लिख लो, दैट वाज रॉन्ग, वो गलत है। बट अगर जो आइडीमेट्री आइडोमेट्री है तो रिडॉक्स टाइट्रेशन का पार्ट, अगर जो मैं पहले रिडॉक्स टाइट्रेशन डिस्कस कर दूं थोड़ा सा, फिर आइडीमेट्री आइडोमेट्री पे दैट वाज गुड, कोई इशू, कोई इशू। तो ये सारी चीजें, क्योंकि बेटा ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टफ है, ठीक है, ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टफ है। और मैक्सिमम अगर जो मैं बोलता हूं 100 बच्चों की बैक आई है तो 100 में से 90 बच्चों की बैक इस सब्जेक्ट में होगी, 100%। इसमें कोई भी एरर और कोई भी इंप्योरिटी नहीं है, इस रेशियो में कोई भी एरर और कोई भी इंप्योरिटी नहीं है कि अगर जो 100 बच्चों की बैक आई है तो 90 बच्चों की इस सब्जेक्ट में बैक होगी। ये बात सत्य है और इस सत्य को स्वीकारो और इस सत्य को अपने जीवन में उतारो, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये दोनों सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक और फार्मास्यूटिक्स वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट ऑफ बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर के सबसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक और फार्मास्यूटिक्स। ये बोलता है मैं इजी हूं और ये बोलता है मैं इजी हूं, और मेरे लिए दोनों ही इजी है, समान है। जब मैंने पहली बार फार्मेसी में पढ़ा था तो मुझे ये दोनों सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इजी लगे थे, क्योंकि इस सब्जेक्ट को मैं इंटरेस्ट लेके पढ़ता था और इस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट था। केमिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट हमेशा से रहा है और ये फार्मास्यूटिक्स को मैं इंटरेस्ट लेके पढ़ता था, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी कैसे है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ना है, सबसे पहली चीज रिएक्शन पे फोकस करना है, बस रिएक्शन पोर्शन। क्योंकि आप कोई भी टॉपिक उठा लो, हर टॉपिक के अंदर यूनिट नंबर फर्स्ट के बस 2 टॉपिक को छोड़ के, फार्माकोपिया और इंप्यूरिटीज, इन 2 टॉपिक को छोड़ करके अदरवाइज हर यूनिट के अंदर रिएक्शंस हैं और रिएक्शंस लिखनी है। हर यूनिट के अंदर रिएक्शंस हैं और हर यूनिट की रिएक्शंस लिखनी है। सबसे पहली चीज रिएक्शन, और आपको भी पता है कि बिना रिएक्शन के तो केमिस्ट्री अधूरी है, बिना रिएक्शंस के तो केमिस्ट्री अधूरी है, ठीक है। उसके बाद में इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 5 मिनट में रिपीट कराता हूं आपको पूरी की पूरी। पहली यूनिट उठाओ, पहली यूनिट में से क्या क्या पढ़ना है मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूं, बस आपको बोलता जा रहा हूं, सुनते रहना। पहली यूनिट उठाओ, यूनिट नंबर 1 इंप्यूरिटीज। इंप्यूरिटीज के अंदर क्या क्या दिया है? इंप्यूरिटीज के अंदर हमारा दिया है बेसिकली कि हमारे इंप्यूरिटीज क्या अनवांटेड केमिकल है, उसका क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, रेजिडुअल सॉल्वेंट। उसके बाद में हमारा इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटीज, सोर्सेज ऑफ इंप्यूरिटीज, इंप्यूरिटीज समाप्त। उसके बाद में आ जाती है टर्म फार्माकोपिया। फार्माकोपिया हमारी क्या है? एक ऑफिशियल बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री क्या है, कितनी मेडिसिन किस प्रकार से बन रही है, सारी चीजें उस फार्माकोपिया को फॉलो करती है। फार्माकोपिया सीधा आईपीसी के अंडर में आती है और हमारे किसके अंडर में आती है? हमारी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में। इंडिया की फार्माकोपिया है, पर्टिकुलर उस कंट्री की गवर्नमेंट के अंडर में फार्माकोपिया आती है। फार्माकोपिया के हम लोगों ने फिर इंडियन फार्माकोपिया के एडिशंस देखे थे, वो एडिशन वाला चार्ट जितना ज्यादा हो सके, फार्माकोपिया इनऑर्गेनिक में पूछे, सुटिक्स में पूछे, एनालिसिस में पूछे, बट वो जो चार्ट बनवाया था, नो एडिशन, उनके चेयरमैन, सप्लीमेंट एडिशन, वॉल्यूम, सारा का सारा चार्ट उसी तरीके से बना करके आना। प्रैक्टिस कर लो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, दूसरा टॉपिक लिख लो, चार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा फार्माकोपिया लिख दिया। उसके बाद में बात आ जाती है जी लिमिट टेस्ट की, हमला हो गया। उसके बाद में बात आ जाती है हमारी लिमिट टेस्ट की। लिमिट टेस्ट में आर्सेनिक का पढ़ के जाना, सल्फर क्लोराइड में से एक पढ़ के जाना,
और आयरन का पढ़ लेना बस। ठीक है, लिमिट टेस्ट की बात हुई। लिमिट टेस्ट के अंदर हमारा लिमिट टेस्ट हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, आर्सेनिक से 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वहां पे आप लोग पढ़ के जाना। उसके बाद में आ जाती है हमारी सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट के अंदर हमारा क्या रहेगा, सेकंड यूनिट के अंदर हमारे क्या है, एसिड बेस एंड बफर दिया हुआ है, हमारे इंट्रा एंड एक्स्ट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट दिया, डेंटल प्रोडक्ट दिया है। एसिड बेस एंड बफर, जिसके अंदर हमारा एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, बफर क्या होता है, बफर कैपेसिटी क्या होती है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइप्सोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी के अंदर आ जाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट डीपली पढ़ाए हैं। इंट्रा एंड एक्स्ट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट, एक्स्ट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट, इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर से 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके अलावा इंट्रासेल्युलर एक्स्ट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से जो मेन कॉन्सेप्ट आएगा वो एसिड बेस बैलेंस से आएगा आपका, या फिर आपका रिप्लेसमेंट थेरेपी से क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा एग्जाम में, जिसके अंदर आपका क्या है NaCl और आपका क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। ये दोनों टॉपिक आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम ग्लूकोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम ग्लूकोनेट था, जल्दी बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम ग्लूकोनेट था इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जल्दी बोलो, जल्दी क्विक। Cg था या Cc था, अरे गधो कैल्शियम ग्लूकोनेट था। इतनी भी चीज याद नहीं है क्या तुम लोगों के, कैल्शियम ग्लूकोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट डेंटल प्रोडक्ट के अंदर था, CaCO3, कैल्शियम ग्लूकोनेट था। वेरी गुड बेटा आर्यन, वेरी गुड। Cg था, हाँ कैल्शियम ग्लूकोनेट था। ठीक है, इसके बाद में हमारा क्या कहता है डेंटल प्रोडक्ट। डेंटल प्रोडक्ट से हमारा क्वेश्चन हमारा डेंट्रीफाइसिस से आ सकता है, और हम लोगों से दूसरा क्वेश्चन माउथ वॉशिस से कभी क्वेश्चन पूछा गया है, वो तो हम लोग लिख सकते हैं। माउथ वॉशिस इतना ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, वो तो आप लोगों को पता है क्यों यूज करते हो, चेहरे पे एक अच्छी ग्लो लाने के लिए, ये सारी चीजें रहेंगी, है ना। सॉरी, माउथ वॉशिस तो क्या है हमारी उसको माउथ को फ्रेश करने के लिए, ये सारी चीजों के लिए हम लोग माउथ वॉशिस यूज करते हैं। हमारा डेंटल प्रोडक्ट से हमारा क्वेश्चन आएगा तो आएगा हमारा जो हम लोगों ने एजेंट्स पढ़े थे, हमारा क्या सोडियम फ्लोराइड, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, मेनली जो क्वेश्चन वहां से बनेगा। उसके बाद में हमारे आ जाते हैं थर्ड यूनिट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है थर्ड यूनिट, जहां से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमारे कंप्लीट जीआईटी एजेंट्स के बारे में पूछा गया है। जीआईटी एजेंट हमारे क्या होता है, वे एजेंट जो हमारे किसको, हमारे जीआईटी ट्रैक में होने वाली डिसीज को ठीक करें, उनको जीआईटी एजेंट बोलते हैं। डेफिनेशन बता देता हूं कि अभी बना के बताऊंगा अपनी लैंग्वेज में। जीआईटी एजेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक एजेंट या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। Gastrointestinal agent are that type of agent which are used to treat for those disease which are caused into the GIT tract, यानी कि gastrointestinal tract, यानी कि gastrointestinal agent वे एजेंट हैं जो कि GIT ट्रैक यानी gastrointestinal ट्रैक में होने वाली डिसीज को ठीक करने के लिए यूज किए जाते हैं। इन डेफिनेशन को आपको अपने वर्ड में बनाकर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एग्जाम में एक चीज और याद रखना बेटा, कि जो ये व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज है ना, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज है, क्योंकि कि मुझे मेरी एक दो प्रोफेसर से बात भी हुई थी इस रिगार्डिंग कि कॉपीज किस तरीके से चेक होती है। जब हम लोग जो अपने कॉलेज में थे तो मैंने इन सब चीजों में दिमाग चलता था, क्योंकि मुझे टीचिंग का शौक था पहले से, कि सर कॉपीज कैसे चेक होती है। जैसे बोलते हैं कि 12th की कॉपी में भी पैसे निकल जाते, तो वहां पे भी कॉपीज में पैसे निकलते हैं, क्या ऐसा कुछ होता है क्या? तो उन्होंने बताया कि कॉपीज एक इनोवेटिव तरीके की रहती है, यानी कि इतने तेजस्वी लोग रहते हैं, वो सोचते हैं कि एग्जामिनर पागल है। कुछ बच्चे लिख देते हैं गाना, सॉन्ग लिखाते हैं, कुछ बच्चे ये भी लिख देते हैं। उन्होंने बोला कुछ बच्चों की तो कॉपी में ये भी लिखा था लास्ट पेपर पे कि सर मेरी घर पे शादी थी और मैं इस वजह से ज्यादा कुछ नहीं लिख पाया, मेरी सुबह ही घर पे शादी थी और मैं पेपर देने आया हूं, ऐसा भी लिख देते। तो आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है, ठीक है। बोले कि ऐसे ऐसे बच्चे भी है कि कॉपी चेक करते करते कि मूड अच्छा हो जाता है। मैंने बोला कि पैसे भी निकलते हैं, बोले पैसे भी निकलते हैं, बट
उनके मार्क्स नहीं रखते, क्योंकि वहां पे कैमरे लगे रहते हैं और वो पैसे जैसे निकलते हैं तुरंत वो लेके चले जाते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप वाली उन्होंने एक और चीज बताई कि व्हाट्सएप की लैंग्वेज भी लिखी रहती है, कि जैसे कि व्हाट्सएप की लैंग्वेज में कि क्या कर रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि वे एजेंट जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, वे एजेंट है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में होने वाले डिसीज को ठीक करे। तो इसी चीज को जैसे व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट वे एजेंट होते हैं, इस तरीके से भी बच्चों ने लिखा हुआ है। बोल रहे थे कि इतनी नजर तो चली जाती है कि वो क्या लैंग्वेज लिखी है, तो वो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये सारी चीजें मत करना, वो वहां पे पागल नहीं बैठे, वो वहां पे प्रोफेसर्स बैठते हैं, वो नहीं बैठते जो डम्बू होते हैं, वो वहां पे कॉपी चेक करने नहीं बैठते। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, फार्मास्यूटिक्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स डल रहे हैं, आपने नहीं देखा तो देखो, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक का इंतजार हो रहा है। और सर रिकॉर्डेड लेक्चर डाल पा रहे हैं अभी, जो न्यू सर आए हैं आपके अवनीश सर, जल्दी ही आपसे उनका लाइव में भी इंटरेक्शन करा देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये वाली चीजें आप लोगों को बेटा नहीं करनी है। ठीक है, ये वाली चीजें मत करना एग्जाम में। बात समझ में आई? थर्ड यूनिट के अंदर हमारे कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा, डेफिनेशन पोर्शन इज इंपोर्टेंट इन थर्ड यूनिट। आपसे सीधा पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय कैथार्टिक्स, एक्सप्लेन विद इट्स 2 एग्जांपल। तो एटलीस्ट हर एक जितने भी वहां पे एजेंट्स हैं, हर एक के 2 एग्जांपल तो तैयार कर लेना, वो मेन है उनकी थ्योरी। जैसे मैं बात करूं एसिडिफायर की, एसिडिफायर कौन से एजेंट्स होते हैं, एसिडिफायर कहां यूज किए जाते हैं, किन केस में यूज किए जाते हैं। मैं बात करूं एंटासिड की, एंटासिड क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड क्या होता है, एंटासिड कब यूज किए जाते हैं, और एंटासिड के 2 एग्जांपल। मैं बात करूं कैथार्टिक्स की, कैथार्टिक्स क्या होते हैं, कैथार्टिक्स कहां यूज होते हैं, किन केसेस में यूज होते हैं, पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन आपको आना चाहिए प्लस 2 एग्जांपल। एंटी माइक्रोबियल, हर एक चीज आपको पढ़ाई है, हर एक चीज आपको पढ़ाई है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को क्या है कि मेन हेडिंग्स पे फोकस करना है। किस पे? मेन हेडिंग्स पे। जैसे आपको दिया है इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट होते क्या है, सबसे मेन चीज। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ यूनिट से आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा मेनली। फोर्थ यूनिट के अंदर से आपका जैसे एक्सपेक्टोरेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, एमिटिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। और अगर जो वेरी शॉर्ट की बात करो तो वहां पे आपको एक पॉइजन एंड एंटीडोट में एक टॉपिक मिलेगा एक्टिवेटेड चारकोल के नाम से, जिससे 2 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है जी, ये हमारी क्या है फोर्थ यूनिट है, जिसके अंदर हमारे एक्सपेक्टोरेंट दिए हैं, एमिटिक्स दिए हैं, हेमेटेनिक्स दिए हैं, स्ट्रिंजेंट दिए हैं, पॉइजन एंड एंटीडोट दिया है। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, जो कि हमारे क्या रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन करने का काम करते हैं, जैसे कोविड के केस में, हमारे कफ के केस में। एमेटिक्स क्या होते हैं, वे एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे किसको क्या वोमिटिंग को कोज कराए। हेमेटेनिक्स क्या होते हैं, हमारे अनीमिया के केस में यूज होते हैं। पॉइजन एंड एंटीडोट, पॉइजन क्या होता है, जो क्या है क्या बोलते हैं उसको, विश्व जो, अरे क्या बोलते हैं यार उसको हिंदी में, पॉइजन यार, जहर को वो भी बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, तो उसको पॉइजन क्या करते हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, और एंटीडोट क्या रहते हैं, उनके लिए वन फंक्शन करने वाले एजेंट्स है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है डिफरेंट टर्म है। फिर उसके बाद हमारी फिफ्थ यूनिट आ जाती है। फिफ्थ यूनिट से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% याद रखना। फिफ्थ यूनिट से अंदर से आपको क्या पढ़ना है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन के बारे में पढ़ना है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन के बारे में पढ़ना है फिफ्थ यूनिट से जरूर। ठीक है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन के बारे में। ठीक है, कल या परसों के लेक्चर में फिफ्थ यूनिट के 2 लेक्चर लूंगा सबसे पहले, जाके फिफ्थ यूनिट अभी तक एक बार भी नहीं हुआ, जो कि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगी, तो 2 लेक्चर में खत्म कर दूंगा, कल और परसों के लेक्चर में जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को क्या है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन के बारे में पता होना चाहिए, हाफ लाइफ के बारे में पता होना चाहिए, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में पता होना चाहिए, वही अल्फा बीटा गामा रेडिएशन के बारे में। तो कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी वहां पे, जो इंपोर्टेंट टर्म है वो कल और परसों की 2 दिन की क्लास में आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्राइटेरिया है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आप लोगों को इजी लगता होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा हार्ड नहीं लगता होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी लगता होगा। अब ये बताओ मुझे, सुटिक्स किस किस को हार्ड लगता है? ये क्या बता रहा हूं मैं इतनी देर से गला फाड़ के, कैसे 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 बातें करते हो, दिल तोड़ना। ये बताओ सुटिक्स किस किस को हार्ड लगती है?
सुटिक्स किस किस को हार्ड लगती है? सबको इजी लगती है क्या? ओए जल्दी बताओ, जिसको इजी लगती है वो यस, और जिसको इजी नहीं लगती वो नो बोलो जल्दी से चैट सेशन में। जिसको इजी लगती है सुटिक्स वो यस बोलो, जिसको इजी नहीं लगती वो नो बोलो। चलो देखो, सुटिक्स याद करने का तरीका बताऊं। देखो सबसे इजी सब्जेक्ट रहेगा आपके लिए सुटिक्स, अगर जो मेरे अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो। सुटिक्स की स्टार्टिंग की 3 यूनिट पकड़ लो, पास होने के लिए 3 यूनिट पकड़ लो स्टार्टिंग की, बस पास तो नहीं वैसे हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि सुटिक्स की 3 यूनिट में स्टार्टिंग में देखो, सबसे जो 3rd यूनिट है उसके अंदर आपका क्या है, सस्पेंशन इमल्शन, दोनों से क्वेश्चन आ रहा है। आपके 2nd यूनिट से फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन और लिक्विड डोजेस फॉर्म दिया और पाउडर के बारे में दिया है, वहां से क्वेश्चन आना। आपका फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है और आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म से भी क्वेश्चन आता है। और 1st यूनिट में प्रिस्क्रिप्शन, आंख बंद करके याद कर लेना, बेहतरीन है, आएगा। प्रिस्क्रिप्शन में आपका क्या रहेगा, डेट रहेगी, नेम सेक्स रहेगा, उसके बाद में आपका इनस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद में आपका रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा, जैसे आपका रहेगा उसके अंदर सिग्नेचर आ जाएंगे, ट्रेड नेम आ जाएगा, ये सारी चीजें रह जाएगी। 8 स्टेप रहते हैं बेसिकली, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। प्रिस्क्रिप्शन एक बार देख लेना, प्रिस्क्रिप्शन का डायग्राम भी बना के आ जाना, और इस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन का डायग्राम बना के आ जाना। जैसे देखो यहाँ पे डेट है, डेट लिख देना बेटा, और इसके आगे लिख देना हल्का सा 1, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप यहाँ पे नेम लिखना, नेम कुछ मत डालना, ऐसे स्लैश छोड़ देना और सेक्स लिखना, ठीक है, और ऐसे मेल M और F लिख देना बस, ठीक है। उसके सामने लिख देना 2nd स्टेप। उसके बाद में इनस्क्रिप्शन लिखना, सबस्क्रिप्शन लिखना, सुपरस्क्रिप्शन लिखना, और यहां पे सिग्नेचर का साइन बना देना। जोन सा स्टेप जो भी है वो आपको यहां पे मेंशन कर देना, उसको बॉक्स बना के उसके आगे। दैट वाज सो मच अट्रैक्टिव। चीजों को अट्रैक्टिव बनाना सीखो, कर लोगे या नहीं कर लोगे, यस और नो। उसके बाद में इंस्क्रिप्शन के अंदर क्या है, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन, है ना। एरर्स के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल, जैसे देखो वहां पे लिखा है बिस इन अ डे, जैसे 2 बार रसायन बना था बिस इन अ डे। जैसे हमने हैंडलिंग ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन में क्या पढ़ा था, पीसीएम। पैरासीटामोल को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीसीएम बोलते हैं, पैरासीटामोल, ठीक है। तो क्या है, जो प्रिस्क्रिप्शन जो प्रिस्क्राइबर है वो क्या कर रहा है, पीसीएम को रीड नहीं कर पा रहा है ना, कि पीसीएम को उसने सोच लिया फिजिक्स का केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है, पीसीएम का मतलब क्या होता है, कोई न्यू है जिसको इस बारे में जानकारी नहीं है। तो ये क्या है, हमारा एरर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आ जाएगी। अब इस एरर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को ठीक कैसे करें, रिजोल्व कैसे करें, तो भाई एरर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को रिजोल्व कैसे, जिसने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है उससे थोड़ी सा एडवाइस ले लो कि आपने लिखा क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो क्या है डेट से वहां से क्या हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो ये सारी चीजें, ये तो सामने रखी हुई चीजें हैं जो आप लोगों के पास डेली हो सकती है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन के बारे में ऐसा लिख दोगे क्या बेटा, लिख दोगे ना, वेरी गुड, ठीक है। सबसे पहली चीज। दूसरा बेटा, इसके अंदर फ्लो चार्ट जरूर बना के आना, जरूर से जरूर फ्लो चार्ट जरूर बनाना। यहां पे जैसे आपका डोजेस फॉर्म आ जाएगा, डोजेस फॉर्म का फ्लो चार्ट बनाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को लिखनी आनी चाहिए। और देखो जिसको पास होना है, मैंने बोल दिया शुरू की 3 यूनिट पढ़ लो, और जिसको अच्छे से पास होना है वो क्या करो, अपने 1st, 3rd, 4th और 5th यूनिट उठा लो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये सारा क्राइटेरिया, इसमें ज्यादातर फोकस करना फ्लो चार्ट पे, और आप लोग हो सके तो डायग्राम भी बना देना। देखो भाई, मैं जो करके आया हूं वो मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे हमने डोजेस फॉर्म में हम लोग किसको, जैसे सॉलिड डोजेस फॉर्म, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे हम लोग किसको एक्सप्लेन कर रहे थे, सॉलिड डोजेस फॉर्म को, किसको एक्सप्लेन कर रहे थे, सॉलिड डोजेस फॉर्म को, ठीक है। सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में लिखा। अब मुझे पता है सॉलिड डोजेस फॉर्म किस तरीके की दिखती है, ऐसी रहती है,
ऐसी रहती है। बना दिया, 2 डायग्राम बना दिया, टैबलेट लिख दिया, बस बात खत्म। ये कैल्शियम की गोली लिख दी, इसको पैरासीटामोल लिख दी। भाई सॉलिड डोजेस फॉर्म है, डायग्राम बना देंगे तो कुछ गुनाह थोड़ी ना कर दिया। बताओ कुछ गुनाह किया? बना दो। इसमें कितना टाइम लगा? एक सेकंड एक को बनाने में। हु 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 हु। ये सब कॉपी अट्रैक्टिव बनाने के तरीके हैं जो कि आप लोगों को सीखने पड़ेंगे। और जिसकी राइटिंग खराब है, मेरी बात सुन लो बेटा, अगर जो राइटिंग खराब अभी भी है तो अभी भी टाइम नहीं गया है। राइटिंग अगर जो खराब है तो अभी भी टाइम है आपके पास में, टाइम है। डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम है बेटा, अभी भी आपके पास में समय है। 30 डेज इज नॉट अ स्मॉल टाइम पीरियड। 30 दिन में अच्छा खासा आशिक भी मूव ऑन कर लेता। तुम्हारी तो राइटिंग ही है यार। लिखने की कोशिश करो, 1 पेज लिखो, आज 1 पेज लिखो, दिल में आग होगी तो 2 पेज लिख के सोओगे आज रात को ही, और पढ़ के उसे फिर सोओगे अगर जो इंग्लिश भी वीक है। गारंटी के साथ है पेपर जैनटेस्टिक जाएगा, पेपर जैनटेस्टिक जाएगा। ठीक है, और बताओ किसी को कोई और समस्या हो रही हो तो। क्योंकि कि हमारी 3rd यूनिट आज मैं अभी खत्म करा रहा हूं, 3rd यूनिट आप लोगों की। जिसके अंदर आप लोगों को जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में खुद से पढ़ना है, और जो आपका एसिडिफायर और जो एंटासिड है उनके बारे में अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। कैथार्टिक्स और एंटी माइक्रोबियल के बारे में पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो उन सब चीजों के बारे में नहीं बताऊंगा। तो अभी ये बताओ जल्दी से, किसी और को कोई समस्या? देखो बेटा, कम से कम कितने पेपर भरे? पिछले बारी जो मोटिवेशन क्लास ली थी उसमें बताया था कि कैसे कैसे कितने पेजेस का क्या लिखना है। अब ये क्वेश्चन यहां पूछने का क्या मतलब है, ये बताओ आप मुझे, बताओ आप ही मुझे। ठीक है, आ जाओ, चलो अब इससे एक बाद में आ जाओ, कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, एसिडिफायर पे। ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को यूट्यूब पर बताया है, तो आप लोग आज जा करके देख लेना। इसमें ज्यादा लफड़ेबाजी में पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि इस सब चीजों को हमें लिखना नहीं है। ठीक है, बात आ जाती है हमारी किसके ऊपर? हमारी एसिडिफायर एजेंट के ऊपर। एसिडिफाइंग एजेंट हमारे क्या हो जाते हैं? एसिडिफाइंग एजेंट बेटा हमारे वे एजेंट हैं। एसिडिफाइंग एजेंट आर दैट टाइप ऑफ एजेंट विच आर यूज्ड when our stomach are not able to produce the enough HCl, यानी कि उतना HCl प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा ताकि कि हमारे फूड को डाइजेस्ट कर सके, तो इंडाइजेस्ट के हम लोग क्या लेते हैं? हमारे एसिडिफाइंग एजेंट लेते हैं। यानी कि क्या है हमारा HCl का प्रोडक्शन क्या हो गया है स्टमक के अंदर बेटा? डिक्रीज हो गया है। क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है HCl का प्रोडक्शन। तो इन दैट केस हम लोग क्या लेते हैं? हमारे एसिडिफाइंग एजेंट लेते हैं, जो एसिड में फायर लगाने का काम करते हैं। फायर है ना, तो हमारे वो क्या होते हैं? एसिडिफाइंग एजेंट होते हैं। अब एसिडिफाइंग एजेंट मेनली हमारे कौन से रिसेप्टर से हमारे रिलीज होते हैं? हमारे M2 और M1 रिसेप्टर, हमारे मस्कर्निक रिसेप्टर रहेंगे। M1 रिसेप्टर, गैस्ट्रिन रिसेप्टर रहेगा हमारा, हिस्टामिन H2 रिसेप्टर रहेगा। हिस्टामिन हमारा किसके लिए? हमारी एलर्जिक रिएक्शंस के लिए मेनली वर्क फंक्शन करता है। किसके लिए बेटा? एलर्जिक रिएक्शन के लिए। और हमारी क्या है? हमारी हिस्टामिन कहां से रिलीज होता है? मास्ट सेल से। 2022 जीपैट का क्वेश्चन है कि हमारा हिस्टामिन कहां से रिलीज होता है? तो हमारा हिस्टामिन मास्ट सेल से रिलीज होता है। प्रोड्यूसिंग 2 to 3 लीटर्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस पर डे। हमारा क्या 2 से 3 लीटर पर डे गैस्ट्रिक जूस हमारा प्रोड्यूस होता है। यानी कि हमारा क्या? HCl of pH 1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं HCl of pH 1 to 3।
है ना, इसके बीच में हमारा रहता है, ठीक है। एग्जैक्ट वन बोलना भी सही नहीं होगा। तो ये हमारा क्या रहता है, बेसिक एसिडिफाइंग एजेंट का हमारा, देखिए यही चीज बोलेगी, द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन अकर इन द लेवल ऑफ द पार्शियल सेल्स ऑफ द ऑक्सीटिन ग्लैंड इन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा ऑफ स्टमक थ्रू द स्टिमुलेशन ऑफ एनी ऑफ द 3 रिसेप्टर। कौन कौन से 3 रिसेप्टर, मस्करिनिक, गैस्ट्रिक, हिस्टामिन, ठीक है। हिस्टामिन कौन सा, H2 रिसेप्टर, मस्करिन कौन सा, M1 रिसेप्टर, ठीक है। मस्करिनों को निकोटिनिक रहते हैं, मस्करिन का M1, M2, M3, M4, M5 तक रहता है। M1 हमारा क्या रहता है, ये स्टमक से रिलेटेड रहता है, और हमारा M2 हमारा M3 हमारा हार्ट से, M2 हमारा क्या रहता है, हार्ट से रिलेटेड रहता है। M3 हमारा क्या रहता है, अदर ऑर्गन से रिलेटेड रहता है, लाइक अवर आई, और हमारा निकोटिनिक रहता है N1, M2 रिसेप्टर, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, एसिड सिक्रेशन इज अ फिजियोलॉजिकल इंपोर्टेंट प्रोसेस फॉर द स्टमक। हमारे क्या है, एसिड का सिक्रेशन होना हमारे क्या है, फिजियोलॉजिकली एक इंपोर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर जो HCl का सिक्रेशन नहीं होगा, अब HCl का सिक्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा, फूड का डाइजेशन नहीं होगा, और फूड का डाइजेशन नहीं होगा तो फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट और मिनरल्स कहां से मिलेंगे, और फ्लूइड कहां से मिलेगा, और ये नहीं मिलेगा तो बॉडी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और बॉडी वीक होगी तो सम टाइम बाद हमारी क्या हो जाएगी, हम लोग क्या हो जाएंगे, डेथ नहीं होगी अभी, क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, इल हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। कितनी बड़ी चीज है, यानी कि मर के ही पीछा छूटा, क्या हो रहा है, मर के ही पीछा छूटा, ठीक है। तो भाई क्या होगा कि गैस्ट्रिक हमारे क्या है, हमारे स्टमक को अच्छे से वर्क फंक्शन करना आना चाहिए। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, ये सो नो राइट डाउन इन चैट सेशन बेटा जी। पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो बेटा मैंने 100 बार बोला है, पढ़ो और लिख के देखो। यहाँ पे हमारा एंजाइम वर्क फंक्शन करता है बेटा, हमारा पेप्सिनोजिन एंजाइम रहेगा, ठीक है। देखो हमारा गैस्ट्रिक एसिड इंक्लूड एक्टिवेशन पेप्सिनोजिन कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट होगा, हमारा पेप्सिन में कन्वर्ट होगा। कौन, हमारा पेप्सिनोजिन। कभी पढ़ के देखना, आपका इनो के अंदर भी लिखा रहता है, पेप्सिन लिखा रहता है, ठीक है। पेप्सिनोजिन पेप्सिन के बारे में लिखा रहता है, ठीक है। तो हमारा क्या है, प्रोटोलाइटिक एंजाइम हमारा है, कैसा एंजाइम है, प्रोटोलाइटिक एंजाइम है। ये पेप्सिन पेप्सिनोजिन पेप्सिन में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आप HAP के अंदर सेकंड सेमेस्टर के अंदर पढ़ोगे। This enzyme is formed at a acidic pH and is responsible to initiate digestive process। बेसिकली क्या है, हमारा जो एंजाइम है किसके लिए, हमारा एसिडिक पीएच के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल है, और क्या जिस वजह से क्या करता है, हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस में हमारा क्या करता है, हेल्प करता है। भाई जब तक हमारा HCl सीक्रेट नहीं होगा, यानी कि जब तक हमारा पेप्सिनोजिन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो हमारा HCl सीक्रेट नहीं हो रहा है, और HCl सीक्रेट नहीं होगा तो फूड का डाइजेशन कहां से हो जाएगा। अगला पॉइंट, गैस्ट्रिक एसिड सॉफ्टन्स दी फाइब्रस फूड एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ फॉर्म्स सुटेबल फॉर डाइजेशन। हमारा क्या करता है, जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड है वो किस्म को हमारे क्या है, सॉफ्टन्स दी फाइब्रस फूड, जो हमारे क्या है फाइब्रस फूड रहते हैं उनको क्या कर देता है, सॉफ्टन करता है, ताकि उनको क्या डाइजेस्ट करने में आसानी, डाइजेशन करने में क्या रहे, आसानी रहे, ठीक है। तो यही सारी कंडीशंस यहां पे बोली गई है बेटा। तो ये कंडीशन क्या हो रही है, जब हमारा HCl प्रेजेंट है, अब HCl प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट है, ठीक है, और जब ये HCl प्रेजेंट है तो क्या कर रहा है, अच्छा से डाइजेशन कर रहा है, हमारा फाइब्रस फूड को क्या कर रहा है, इजीली डाइजेस्ट करा रहा है, डाइजेशन करने में हेल्प कर रहा है। अब जब HCl का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो इसके विपरीत हमारी बात आ जाएगी, और HCl का प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ तो उस डिसीज को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो चैट सेशन में, अगर जो HCl का प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, राइट डाउन इन चैट सेशन, फटाक से बोलो। उसके बाद में हमारे कुछ एजेंट्स के नाम आ जाएंगे, जिसके अंदर से हमें क्या पढ़ना है, हमारा डाइल्यूट HCl के बारे में पढ़ना है मेनली, और हमारा क्या जाएगा, अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा। क्या बोलते हो डिसीज को, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो चैट सेशन में बेटा। जल्दी बताओ, किसी को नहीं पता। अरे एक क्लोरोहाइड्रिया बोलते हैं गधो, एक क्लोरोहाइड्रिया बोलते हैं, आज ही पढ़ाया था यूट्यूब पे। इसके अंदर हमारा देखो, हमारा एसिटिक एसिड आ जाएगा, हमारा सिट्रिक एसिड आ जाएगा, फॉर्मिक एसिड आ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाएगा, मैलिक एसिड आ जाएगा, नाइट्रिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड, हमारा क्या है, प्रोपेनोइक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सभी के सभी क्या है, एसिड है। भाई एसिड का प्रोडक्शन अगर जो इंक्रीज करना है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एसिड की ही तो पड़ेगी, बेस की थोड़ी ना पड़ेगी,
ठीक है, तो यही सारी बातें हैं। क्या है? यही सारी बातें हैं। ठीक है, बातों को कभी ना तो भूल जाना, क्योंकि यही पेपर में है आना। चलो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की बात आ जाती है हमारी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा क्या वर्क फंक्शन करेगा, सारी चीजें यहाँ पे नोट डाउन है। लेक्चर को पुराने वाले को उठा के देख लेने का, इसको मैं रिपीट नहीं कराऊंगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एक मिनट, अच्छा हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो मैंने पढ़ाया भी था बेटा, वेरी शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ाया था, अगर जो याद हो आप लोगों को। ठीक है बेटा, एग्जाम में जो क्वेश्चन में पूछेगा वो लिखना है। अगर जो आपसे पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय, अगर जो आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय एंटा एसिड, तो उसमें ये मत सोचना कि एंटा एसिड यानी कि क्या है, जीआई एजेंट से है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट से क्वेश्चन। अब तो मैं कैथार्टिक्स भी लिखूंगा, एंटी माइक्रोबियल भी लिखूंगा, एंटा एसिड भी लिखूंगा, और मैं इसके अंदर एसिडिफायर भी लिखूंगा। ना ना मेरे चांद, ना ऐसा ना करना। एंटा एसिड से क्वेश्चन है तो एंटा एसिड के बारे में लिखना, क्योंकि एंटा एसिड खुद में इतना बड़ा टॉपिक है कि आपके 10 पेज भरवा देगा, 10 पेजेस भरवा देगा जी ये, अगर जो ढंग से लिख रहे हो तो। भाई इसके अंदर क्या है, हमारे अलग अलग कॉन्सेप्ट को मत घुसाना। यूनिट में से क्वेश्चन देख लिया तो ठीक है, बट याद आ गया हाँ इस यूनिट से है, बट ये मत भूलना कि ये क्वेश्चन क्या है, उस टॉपिक का है, टॉपिक के बारे में ही लिखना है। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है बेटा, बात समझ में आई या नहीं है? यस और नो जल्दी बोलो, फिर आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग हमारे एंटा एसिड की तरफ। देखो हमारे यहां से देखो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड की बात आ जाएगी, जो कि मैंने आप लोगों को बोला था हमारा क्या है, अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा NH4Cl, जो कि अमोनिया का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, हमारा क्या रहता है, ये अमोनिया का डेरिवेटिव रहता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिंपल है, व्हेन आवर HCl रिएक्ट विद अमोनिया, HCl रिएक्ट विद अमोनिया, तो यहां से क्या है, हमारा टेम्परेचर रहेगा, तो यहां से हमारा क्या बन जाएगा, NH4Cl बन जाएगा। और इस प्रकार की रिएक्शन की हमारा हमारे रिएक्टेंट से सीधा एक प्रोडक्ट बने, इस प्रकार की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा अमोनियम क्लोराइड इज एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अवर किसका, हमारे एसिडिफायर का। ठीक है, ये हमारे क्या कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे NH4Cl की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाएगा, यही मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने आप लोगों को बताया है। फर्दर हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि हमारा अमोनिया सोडियम क्लोराइड के साथ में वाटर और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है, जहां से हमारा क्या बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड बन रहा है और सोडियम कार्बोनेट बन रहा है। ठीक है, हमारा क्या है, यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाएगी, रिवर्सेबल हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो कि हम लोगों ने पीछे देखी थी, सेम एज इट इज, उसी को आप रिवर्स करके लिख सकते हो, इन्हीं वाली प्रॉपर्टीज को। ठीक है बेटा, आगे मूव ऑन करते हैं। हमारी इनकम्पैटिबिलिटीज, इनकम्पैटिबिलिटीज किसके साथ में शो करेगा, बेसिकली हमारी बोरोन पेंटाफ्लोराइड के साथ में, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन कंटेनिंग कंपाउंड्स के साथ में हमारा मेनली इनकम्पैटिबिलिटीज कोज करता है। कौन, हमारा अमोनियम क्लोराइड। ये हमारे अमोनियम क्लोराइड का यूजेज आ जाएंगे। सबसे मेन यूज हमारा ये लिख रहा, इट इज यूज एज एन एसिडिफायर। आप लोग एक बार बस इनको रीड ऑन कर लेना। ठीक है, डेट से इसी के साथ में हमारा क्या हो गया, ये एंटा एसिड का हो गया समापन। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, हम लोग इसके बाद में हमारा ओपन कर लेते हैं, हमारा ये एसिडिफायर समाप्त हो गया, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हमारा एंटा एसिड। ठीक है जी, ये हमारा जाता है एंटा एसिड। अब एंटा एसिड क्या है हमारा, एंटा एसिड क्या है, हमारे ऐसे एजेंट्स जब हमारे एसिड का प्रोडक्शन क्या हो गया हो, जब एसिड का प्रोडक्शन क्या हो गया जी, इंक्रीज हो गया हो। अब एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है, तो उस केस में हम लोग क्या देंगे, हमारे एंटा एसिड देंगे, जो कि कैसे नेचर के हैं, बेसिक इन नेचर है, जो कि बेस इन नेचर है। तो बेसिक इन नेचर है तो मतलब क्या करेंगे, हमारे H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन के साथ मिलकर क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखाएंगे। और जब हमारी ये रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाएगी तो वहां से हमारा क्या होगा, क्या होगा, H पॉजिटिव आयन डिक्रीज होंगे, मतलब एसिड का प्रोडक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वो प्रोसेस फॉलो करते हुए हमारा क्या यूज होता है, हमारे एंटा एसिड्स यूज होते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है मेरे बच्चों, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है, तो वही सारी चीजें हमारी डेफिनेशन पोर्शन के अंदर लिखी है। यहां से हमारा जो मेन क्राइटेरिया आ जाता है वो है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एंटा एसिड और आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटा एसिड, कि एक एंटा एसिड की आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए।
यहां से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है और आपके कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड से भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे देखिए, दे शुड बी वाटर इनसोल्यूबल, जो हमारे क्या रहेंगे, हमारे एंटासिड्स रहेंगे, जो उसकी एक आइडियल प्रॉपर्टी रहेगी, क्या रहेगी, वो हमारा सबसे पहली चीज कि वे वाटर सोल्यूबल नहीं होने चाहिए। दे शुड हैव अ फाइन पार्टिकल साइज, क्या पार्टिकल साइज क्या होना चाहिए, फाइन होना चाहिए और ओवरऑल एक जैसा होना चाहिए। इट शुड नॉट बी इजीली एब्जॉर्बेबल, आसानी से एब्जॉर्ब भी नहीं होना चाहिए। भाई मान लो मैंने किस चीज के लिए दिया है, स्टमक में जाने के लिए दिया है। अब जो मेरा एंटासिड है वो गया, वो बेसिक इन नेचर है, अच्छी बात है। अब अगर जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी कि कहां चला जाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा, जिसको हमें क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, रोकना है, क्योंकि इजीली एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता कहां है, स्टमक के अंदर है। हमें अभी ब्लड के पास पहुंचाना ही नहीं, और जरूरत ही क्या है ब्लड के पास पहुंचाने की, प्रोडक्शन तो इसका एसिड का प्रोडक्शन तो हाई है, स्टमक के अंदर हुआ है, तो बेस हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो हमारे एंटासिड होने चाहिए वो क्या होने चाहिए बेटा, क्या होने चाहिए, इजीली एब्जॉर्बेबल नहीं होने चाहिए। इट शुड नॉट कोज कॉन्स्टिपेशन, क्या होना चाहिए भाई, कॉन्स्टिपेशन भी कोज ना करे, कि एसिड और बेस मिलकर हाहाकार मचा रहे हैं और इनके चक्कर में बेचारा क्या हो गया, स्टूल जो है वो क्या हो गया, हार्ड हो गया, तो कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इट शुड नॉट एक्ट एज अ लग्जेटिव, लग्जेटिव की तरह वर्क फंक्शन भी नहीं करना चाहिए, कि क्या स्टूल को अब सॉफ्ट करने में लग रही है। ठीक है, इट शुड हैव अ रैपिड इफेक्ट, क्या है, जल्दी इफेक्टिव होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी दिया, पेट में क्या है, पेप्टिक अल्सर वाली कंडीशन है, दर्द के मारे मर रहे हैं, मम्मी मर गए, और इतने में हमें पता लग रहा है कि हम हमारी जो हमने ड्रग ली है वो क्या बोल रही है कि हमने तो 6 घंटे बाद आराम से, बस अब कुछ नहीं, बस 6 घंटे बाद पढ़ो। जैसे तुम लोग करते हो, बस मम्मी ध्यान दो, बाद मैं कॉलेज वॉलेज नहीं जा रहा है, मैं नहीं जा रही, करते हो ना ऐसे सुबह के टाइम, तो वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। ठीक है, बात समझ में आई। चलो, तो बेटा NaHCO3 आपने बोला कि सोल्यूबल है, तो सबसे पहली बात तो वो कॉम्बिनेशन के साथ दिया जाता है। ठीक है, इसी वजह से हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड। एंटासिड को हम लोग नॉर्मली यूज ही नहीं करते, हम लोग कॉम्बिनेशन के साथ यूज करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट पे आएंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, इट शुड नॉट ऑल्सो कोज एनी सिस्टमिक एल्कलोसिस, ऐसा नहीं है कि भाई ये अगर जो मान लो ये एब्जॉर्ब हो भी गया, मान लो ये एब्जॉर्ब हो भी गया, तो अगर जो ये ब्लड के पास जा रहा है, ब्लड महाशय बोलेंगे आप कौन, ये बोलेगा मैं बेस, तो ब्लड बोलेगा कि मेरे पास एल्कोलोसिस कोज मत कर देना, भाग यहां से। क्या है, एल्कोलोसिस नहीं होना चाहिए, अगर जो ब्लड का एल्कोलोसिस हो गया तो लाइन 2 बोल जाएगी, सीधी बत्ती आ जाएगी तुरंत, तो क्या है, एल्कोलोसिस भी नहीं कोज करना चाहिए। दूसरी चीज, अब यहां बेस को लिया हमने, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में मान लो नहीं गया, यहीं पे क्या है कि अगर जो एसिड का प्रोडक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, एसिड का प्रोडक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही डिक्रीज कर दे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इट शुड ऑल्सो इनिबिट पेप्सिन, पेप्सिन को इनिबिट का काम करेगा, वहीं से तो भाई हमारा एसिड निकल रहा है। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, इट शुड बी इजिली अवेलेबल, आसानी से अवेलेबल होना चाहिए। इसी वजह से हम इनको क्या है, OTC ड्रग के अंदर पढ़ते हैं, हमारी ओवर द काउंटर ड्रग के अंदर। और हमारे क्या, इट शुड हैव एनी साइड इफेक्ट, नॉट एनी साइड इफेक्ट, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी क्या प्रॉपर्टीज है बेटा, एक आइडियल प्रॉपर्टी है किसकी, हमारी एक अच्छे एंटासिड की, एक अच्छे एंटासिड की प्रॉपर्टीज है हमारी। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, यस और नो जल्दी बोलो चैट सेशन में फटाक से। अगर जो क्लियर नहीं हुई तो दोबारा रिपीट कर दूंगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो। चलो दोबारा सर आ जाओ जल्दी। देखो सबसे पहली चीज वाटर इंसोल्यूबल होने चाहिए, पार्टिकल साइज फाइन होने चाहिए, इजीली एब्जॉर्बेबल नहीं होने चाहिए, आसानी से एब्जॉर्ब नहीं हो जाने चाहिए, कॉन्स्टिपेशन कोज नहीं करने चाहिए, यानी कि क्या है कि पेट आसानी से साफ हो जाना चाहिए अगर जो ले भी रहे हैं तो। लग्जेटिव की तरह एज कैथार्टिक्स वाला ही केस आ जाएगा,
रैपिडली इफेक्ट दिखाने चाहिए, यानी कि तुरंत के तुरंत इफेक्ट दिखा दे। क्या है, सिस्टमिक एल्कोलोसिस ना कोज करे कि यानी कि ब्लड के अंदर जाकर के उसको ना बोले कि तो क्या है पीएच अपना बढ़ा, चल आगे चल 7.4 से आगे बढ़ा, वो नहीं करना चाहिए। ब्लड बोलेगा भाग यहां से, ठीक है। क्या है हमारा, क्या पेप्सिन को इनहिबिट करने चाहिए, ये नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट शो नहीं करने चाहिए, और हमारे क्या इजीली अवेलेबल रहे, और क्या है कोई भी साइड इफेक्ट शो ना करे। ये सब हमारी क्या है एक आइडियल एंटासिड की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आगे मूव ऑन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म के बेसिस पे क्लासिफिकेशन आ जाएगा हमारे एंटासिड का। एक तो हमारे होते हैं सिस्टमिक एंटासिड, एक हमारे होते हैं नॉन सिस्टमिक एंटासिड। एक तो हमारे क्या होते हैं सिस्टमिक एंटासिड, जो कि हमारे क्या होते हैं, जो आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड उनको फॉलो नहीं करते। क्या है बोलते वो, उसने क्या बोला था वाटर इनसोल्यूबल होनी चाहिए, ये वाटर सोल्यूबल है। उसने क्या बोला था सिस्टमिक सर्कुलेशन में यानी कि इजीली एब्जॉर्बेबल नहीं होनी चाहिए, ये रैपिडली एब्जॉर्बेबल है। क्या बोला था उसने, क्या है बेसिकली क्या है एल्कोलोसिस प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, प्रोड्यूस सिस्टमिक इलेक्ट्रोलाइट अल्टरेशन एंड एल्कोलोसिस। क्या है जो आइडियल प्रॉपर्टी की, क्या है जो आइडियल प्रॉपर्टी थी ना उसके विपरीत वर्क फंक्शन कर रहे हैं। एग्जांपल क्या आ जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी आपने पूछा था ना बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट कौन बच्चा था हमारा, वो है ना, तो ये आ गया बेटा। तो इसी वजह से इन जालिमों की वजह से जो ये सुनते नहीं है, इन्हीं की वजह से हमें कॉम्बिनेशन देना पड़ता है। इधर आ जाओ, नॉन सिस्टमिक एंटासिड, जो बोला था आइडियल प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करते हैं कि वाटर इनसोल्युबल होना चाहिए, हाँ जी है। पुअरली एब्जॉर्बेबल होना चाहिए यानी कि इजीली एब्जॉर्बेबल नहीं होना चाहिए, हाँ जी है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाकर एल्कोलोसिस कोज नहीं चल करने चाहिए, जब भाई एब्जॉर्बेबल ही नहीं है तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएंगे ही नहीं, और जाएंगे नहीं तो एल्कोलोसिस कहां से कोज करेंगे, तो डू नॉट प्रोड्यूस सिस्टमिक इलेक्ट्रोलाइट एल्कोलोसिस, अल्टरेशन आ गया हमारा, एल्कोलोसिस नहीं कोज कर रहे। इसके लिए एग्जांपल हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब हमारे क्या इसके एग्जांपल्स है। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। तो ये प्रॉपर्टी किस, ये हमारे नॉन सिस्टमिक एंटासिड किसको फॉलो करते हैं, हमारे आइडियल प्रॉपर्टीज को, और ये किसको फॉलो करती है, हमारे आइडियल प्रॉपर्टीज के विपरीत वर्क फंक्शन कर रहे हैं, क्योंकि क्या है सिस्टमिक एंटासिड है, ठीक है नॉन सिस्टमिक एंटासिड। बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए अब हमारे देखिए सिस्टमिक एब्जॉर्बेबल एंटासिड क्या होता है, देखिए हमारे क्या है वही बोल गए कि दीज एंटासिड आर सोल्यूबल इजीली एब्जॉर्बेबल, और क्या करेंगे हमारे सिस्टमिक एल्कोलोसिस कोज करेंगे लाइक अवर सोडियम बाइकार्बोनेट। नॉन सिस्टमिक एंटासिड जिसके अंदर हमारे क्या जाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड की बात आएगी। देखो देखो दीज आर नॉट एब्जॉर्बेबल significant extent and thus do not alter and applicable systemic effect. These group is further divided into following. देखो सबसे पहले हमारा एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड, कौन ऐसे जो हमारे एल्यूमिनियम कंटेनिंग, जैसे हमारा क्या है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, बेसिक एल्यूमिनियम कार्बोनेट, डाई हाइड्रोक्सी एल्यूमिनियम अमोनियम एसीटेट, ठीक है, या फिर अमीनो एसीटेट। उसके बाद हमारा कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन चैट सेशन जल्दी से। ट्राई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट, ये सब हमारे क्या जाएंगे कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड। मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड, सबसे पहले हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है हमारा, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पेरोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये सब हमारे क्या मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड है। तो राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वेरी गुड बेटा आर्यन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, सही फॉर्मूला लिखा। अगली चीज आते हैं, देखो हमारी क्या है, ये तो हमारी होगी क्या है एल्यूमिनियम कैल्शियम मैग्नीशियम क्या कोई। अब हमारा आता है कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड, जैसे हमारा क्या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम कंटेनिंग ले लिया और हमने किसके साथ में कॉम्बिनेशन दिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ में दिया हम लोगों ने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। दूसरा कॉम्बिनेशन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ में मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट के साथ में। अगला कॉम्बिनेशन हमारा क्या है सेमी थाई कंटेनिंग एंटासिड, ठीक है। यहां पे देखो हमारे डिफरेंट एक ही बच्चे का आंसर आया फॉर्मूले का, बस एक ही बच्चे का आंसर आया बस फॉर्मूले का।
एक ही बच्चे का आंसर आया बस। अब हमारी टर्म आ जाती है कि हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड यूज क्यों करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड बेटा लेते ही क्यों है, जरूरत क्या पड़ी, देखो वी यूज कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड बिकॉज नो सिंगल एंटासिड मीट ऑल द क्राइटेरिया फॉर एन आइडियल एंटासिड सीवीएल प्रोडक्शन आर ऑन द मार्केट कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ एंटासिड। क्या बोला गया कि हमारा ऐसा कोई भी प्रॉपर ऐसा एंटासिड नहीं है कि जो एक आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एंटासिड को मैच कर सके, फुलफिल कर सके। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दी combination of antacid. Every single compound among antacid having some effect, especially when used for long period or use in elder patient. अगर जो हम लोग क्या है, अगर जो सिंगल एंटासिड को यूज कर रहे हैं और एक प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए अगर जो हम लोग उसको यूज कर रहे हैं तो उसके एक साइड इफेक्ट शो होने स्टार्ट हो जाते हैं, और मोस्टली किसके अंदर, हमारे एल्डर पर्सन के अंदर, यानी कि बुजुर्ग लोगों के अंदर। सॉरी, टू अवॉइड certain side effect associate with antacid, combination of antacid are used such as, जैसे हमारा क्या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ALOH का होल थ्राइज और हमारा क्या MgOH का होल ट्वाइज, हमारा ALOH का होल थ्राइज और हमारा मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग हमारा एंटासिड मिक्सचर, हमारा क्या आ जाएगा सेमी थाइकोन कंटेनिंग एंटासिड। ये हमारे क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड की बात आ जाएगी। प्रिपरेशन कंपोजिशन एंड यूजेस हमारे आ जाएंगे। देखो प्रिपरेशन हमारी क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम कार्बोनेट को ड्राइड जेल, हमारा इस नाम से हमारी क्या प्रिपरेशन आती है। उसके कॉम्बिनेशन क्या करेंगे, देखो हमारा को प्रेसिपिटेशन रहेगा उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का और मैग्नीशियम कार्बोनेट का। हमारा देखो इस नाम से मेगलरेडेट के नाम से हमारा कॉम्बिनेशन किस किस रहेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हमारा हाइड्रोक्साइड का। ये कॉम्बिनेशन लिखा है एंटासिड का, और नाम क्या रहेगा प्रिपरेशन का वो इधर लिखा है। ठीक है, बात समझ में आई, आगे आ जाओ। उसके बाद देखो इंपोर्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड आ जाता है बेटा। इंपोर्टेंस वही है कि हमारा क्या है कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं शो करते हैं। उसके बाद हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाएगा, ये सारे कंपोनेंट की बात आ जाएगी, और इन कंपोनेंट्स को पढ़ लेना। इस पीडीएफ को मैं अपलोड करा दूंगा और पहले से अच्छे से डीपली एक्सप्लेन की हुई है सारी चीजें, तो ये ही सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है। अब बताओ एंटासिड और एसिडिफायर, कैथार्टिक्स और एंटी माइक्रोबियल में किसी को कोई समस्या हो तो बोलो जल्दी से। इसी के बाद में 30 यूनिट समाप्त हुई। कल से 5th यूनिट स्टार्ट करूंगा पहले, क्योंकि 5th यूनिट स्टार्ट करने के बाद में पेपर्स सोल्व कराने हैं, क्योंकि टाइम नहीं है। बिना बात की चीजों को खींचने से कोई मतलब नहीं है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है उस वे में पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी बताओ। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, हम कुछ बताएंगे तुमको अच्छा सा ही। जल्दी बताओ। 4th यूनिट 5th यूनिट के बाद करेंगे, 4th यूनिट भी करेंगे, टेंशन न करो, टेंशन नहीं लेने का। 4th यूनिट भी करेंगे, 5th यूनिट के बाद करेंगे, क्योंकि 5th यूनिट पहले कर लेते हैं, क्योंकि 5th यूनिट से हमारे क्वेश्चंस आएंगे और वो ही उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है, 4th यूनिट में 3 दिन लगेंगे। 4th यूनिट में 3 दिन लगेंगे। एक दिन में एक्सपेक्टोरेंट और हेमेटिक्स खत्म, फिर एक दिन में हेमेटेनिक्स और एस्ट्रिंजेंट खत्म, और एक दिन पॉइजन और एंटीडोट में जाएगा। ठीक है, चलो ओके देन, आज का सेशन कर लेते हैं यहीं पे ऑफ। किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को कॉल कर लेना। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इशू। ठीक है बेटा, आज का सेशन यहीं पे ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं फिर कल की क्लास में। ओके, और अपनी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दो। अब बहुत हो गया इधर उधर घूमना फिरना। ठीक है, बंद करो सब अब और अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो, क्योंकि यार मजा आएगा ना, अपन लोग साथ में मिलेंगे। क्योंकि तुम लोग एक्साइटेड हो या ना हो, बट मैं तुम लोगों को फेस देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सामने से बैठ के बात करेंगे यार, होटल में बैठ के बात करेंगे, कैसे तुम बात कर रहे हो, है ना, तो मजा आएगा, मजा आएगा।
ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय बेटा।